बार फिर आप सबका स्वागत है। जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने आज अपना 13वां भाषण लाल किले से दिया है। लंबा भाषण था, लगभग 1.25 घंटे लंबा भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात की, देश की चुनौतियों की बात की, मौजूदा वैश्विक हालात ने भारत के सामने क्या लक्ष्य हैं, क्या चुनौतियां, सबका जिक्र किया और एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का विजन जो वो रख चुके हैं देश के सामने, उसको एक बार फिर दोहराया। इसमें खास तौर पर युवाओं की, नौजवानों की क्या भूमिका होगी इसकी बात उन्होंने की। सरकार उनके लिए क्या करेगी, उन्हें देश के संकल्प के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। महिलाओं को उनका हक मिले, अब देश की संसद में, विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का समय आ चुका है। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बड़ी डायरेक्ट अपील की सभी राजनीतिक दलों से कि इस काम में सब लोग मिलजुल कर आए और साथ दें और महिलाओं को उनका अधिकार दें। लेकिन एक नई चीज जो आज उन्होंने कही वो थी दिमागी नक्सल वाली बात। अर्बन नक्सल से आगे बढ़कर देश को भटकाने की, देश के नौजवानों को गलत राह पर ले जाने वालों को उन्होंने आज दिमागी नक्सल कहा और उन्होंने कहा कि हथियारी नक्सलियों का खात्मा हो गया, अब इन दिमागी नक्सलियों से भी हमको साथ मिलकर लड़ना होगा। इस सब की हम बात कर रहे हैं और ये भी बात हमने आपको बताया कि राहुल गांधी आज भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में ऐसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमने राहुल गांधी की गैरहाजिरी ही देखी है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज वो क्यों नहीं आए, इसकी वजह अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बताई गई। वो अलग बात है, इंदिरा भवन में जरूर इस वक्त वो झंडारोहण कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, कांग्रेस पार्टी के तमाम और बड़े नेता हों, इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो परंपराएं रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लाल किले पहुंचता है और वहां पर झंडारोहण और प्रधानमंत्री के भाषण में वो भी शरीक होता है, वो भी बैठ कर सुनते हैं। इसमें राहुल गांधी गैर मौजूद रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई मौकों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे किसी भी आयोजन से अब दूरी बनाकर रखते हैं। अब दूरी बनाकर रखते हैं तो जाहिर है ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही होगी, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर नहीं पहुंचे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इंदिरा भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं और जाहिर है जो नीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है वो राहुल गांधी की द्वारा ही दिखाई गई एक राह है। अब राहुल गांधी को राह दिखाने वाला कौन है प्रदीप जी, ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। प्रदीप जी बता ये तो कोई नहीं बता दिखाएगा। ये प्रदीप जी बता सकते हैं भैया, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब उस विद्वान को खोजना पड़ेगा। अगर सचमुच कोई अगर ऐसा है तो वो जो है उनके शरणागत हो जाना चाहिए बहुत लोगों को। बिल्कुल भाई, कि भाई ऐसा कौन सा इतना बड़ा बुद्धिमान है जो राहुल गांधी को राह दिखा। मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आज अगर आप भूल जाइए किसके मन में किसके प्रति इंटेलेक्चुअली, मतलब आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड क्या है, कोई भी किसी भी सेक्शन का व्यक्ति सुन रहा हो, प्रधानमंत्री का आज का भाषण अगर कोई सुन ले और ये उसको ना बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये बोला है, तो आपको उसमें क्या चीज खराब लगेगी? कौन सी ऐसी चीज है एक जिससे आप डिसएग्री करेंगे कि देश आत्मनिर्भर बने? जैसे उन्होंने बताया कि दुनिया की हर बड़ी वर्ग में हमारी कंपनी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी जगह पर हमारा आदमी, हमारा युवा जो है वो पहुंचना चाहिए, हम ओलंपिक भी देश के अंदर कराएंगे, हमारे खिलाड़ियों के इतने मेडल होने चाहिए, हमारे देश में तेल अगर ढूंढा नहीं गया तो हमको तेल भी ढूंढना चाहिए, गैस आसानी से हम पहुंचा सकते हैं तो हमने पाइप गैस पहुंचा दी। ऐतराज आप किस चीज से करेंगे? ऐतराज वो व्यक्ति कर सकता है जो भारत को प्रगति करते नहीं देखना चाहता, जो भारत का विरोधी है। बात मोदी के या बीजेपी के या इस सरकार के विरोधी होने की नहीं है। आप इस सरकार के, प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। आप खिलाफ बोलिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पार्टी, सरकार और देश में अंतर होता है। वो विभाजन रेखा अगर आप भूल जाएंगे कि यहाँ से पार्टी और सरकार का मामला खत्म होता है, यहाँ से देश का मामला शुरू होता है और देश का मामला जब शुरू हो तो सबको एक दिखना चाहिए। देश के आप ये कह सकते हैं कि आपने ये जो बात कही इसमें ये बात और जोड़नी चाहिए थी, इसको इस तरह से कहना चाहिए था, वो आलोचना तो समझ में आ सकती है। लेकिन जो भी अच्छा हो रहा है उसको बुरा कहना, भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहना, वो भी किसी की नकल में सुन के, तो ये तो कोई भारत विरोधी दिमाग वाला ही कर सकता है। नहीं, आज जैसे दिमागी नक्सल के कॉन्सेप्ट से आप एतराज कर सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी सब जो था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मतलब कोई भी आदमी एसोसिएट ना होना चाहे। नहीं, आप नक्सल शब्द को हटा दीजिए। बात वो मतलब वो उस प्रतीक इस बात का है जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं।
नहीं, फिर ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अभी 1 घंटे पहले का मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आगे फिर जो वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी युवाओं के साथ जो उन्होंने जितने डिस्कशन किए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो गूंज हुई है छात्रों की, वो तस्वीरें हैं। वो कह रहे हैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की और संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रेरणा आज का दिन है। बातें तो अच्छी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कौन मना कर सकता है? ये बातें खराब है। देखिए, ये जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा था ना अभी उन्होंने, सौरभ जी ने, कि कौन इसको विरोध कर सकता है, इतना इंटेलिजेंटली फ्रेम किया इन्होंने। वही है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसने भी लिखा है बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है। इसमें गलती ढूंढो तो जाने। एक जब हम लोग बचपन थे ना तो पराग टाइप एक पत्रिका आती थी, उसमें दो पिक्चर होती थी, गलतियां ढूंढनी होती थी या मिसिंग चीजें ढूंढनी होती थी। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं परंपरा तो राहुल जी ने बना दी ना सर, कि अब नेता विपक्ष नहीं जाएगा वहां। हो गया ना 2 साल कम से कम, तो परंपरा बनने में कितना साल लगता है सर? आप तो बहुत अनुभवी हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है नेता, परंपरा की नींव डाल दी ना। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करे, उससे आप लोग परंपरा, मर्यादा, जाने क्या क्या बड़े बड़े शब्द वो कह रहे हैं। वो कहता है वो आएगा, वो जाएगा, उसको ऐसे कर देंगे, उसकी नींद उड़ा देंगे, उसको नींद नहीं आती, सोता नहीं है, नींद हराम कर देंगे उसको। अरे, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले पर प्रधानमंत्री का 76 मिनट का भाषण भी सुने, अच्छी बात हो तो उस पर ताली भी बजाएंगे। अजीत जी कह रहे हैं उनसे ताली भी बजवाना चाह रहे। भाई ऐसा कैसे संभव है सर? मतलब जिस आदमी को भाषा की मर्यादा नहीं है तो वो आचरण की मर्यादा कैसे समझेगा सर? मैं तो मूल प्रश्न ये उठाता हूं कि भारतीय राजनीति का जो लो अभी हम देख रहे हैं उसमें ये सब बातें बेमानी है। जब आप मर्यादा की और संसदीय परंपराओं की, शब्दावली की बात करते हैं, हमारी राजनीति इस समय सबसे निम्नतम स्तर पर है। आप हिरेन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को देखिए। कांग्रेस के लोग नाराज हो सकते हैं कि मैं बार बार जवाहरलाल नेहरू पर, लेकिन ये प्रशंसा में कह रहा हूं। अटल जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि आपके अंदर 2 व्यक्तित्व है, आप चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है। पंडित जी बहुत नाराज हो गए थे इसको, लेकिन फिर भी अटल जी को उन्होंने बढ़ाया, आगे किया। लेकिन वो एक स्तर होता था। आप चर्चिल और चैम्बरलिन कह के आप एक बौद्धिक व्यंग मार रहे हैं उस पर। ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी नींद हराम कर दी, सो नहीं पाता है, 2 ही घंटा सोता है, अभी जाने वाला है। ऐसा नेहरू जी ने थोड़ी कहा कभी हिरेन मुखर्जी को, या इंदिरा गांधी के समय, या फॉर दैट मैटर जितने लोग हुए नेता विपक्ष। आप प्रणब मुखर्जी भी जब नेता विपक्ष थे, सोनिया जी भी नेता विपक्ष रही, किसी ने भी ऐसा आचरण नहीं किया। भाई ये लोकतांत्रिक मूल्यों में, जिस मूल्य की बात अभी मीनाक्षी जी आप पढ़ के बता रही हैं कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी बात करें, मूल्यों की तिरंगे का मूल्य यही तो है कि आप भाषा में, आचरण में एक ऐसी सौम्यता लेकर सार्वजनिक जीवन में उपस्थित होते हैं जहां सुनने वालों को यह लगता है कि अच्छा आपने कोई आदर्श प्रस्तुत किया। ये क्या आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री से को और गृह मंत्री को इस तरह की बातें बोली जा रही है, और हम लोग सारे लोग बैठ के ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आ रहे। क्यों आएगा वो आदमी सुनने? भाई उसकी न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है, वो अपने मूल्य स्वयं बना रहा है, वो अपने परंपराएं स्वयं बना रहा है। वो अपना एक हिंदी में एक नए पथ का अन्वेषण करके आंदोलन चला था हिंदी साहित्य में कि हम अपनी तरह की कविताएं लिखेंगे। तो जो नए युग का प्रवर्तक बनने की जिसमें ललक हो, जिसमें ये हो कि हम नई प्रकार की राजनीति रख रहे हैं, उनसे आप पुरानी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पुरानी चीजों पे राहुल जी की बात इतनी बुरी नहीं लगी जितनी हमारी लगी। बिल्कुल लग गई सर। आप लोग मतलब कर रहे हैं, अपेक्षाओं के मीनार पर खड़े कर रहे हैं। वो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग प्रधानमंत्री के भाषण की जो बात कर रहे थे, और ये जो बार बार घूम करके हम लोग पहुंच रहे हैं कि दिमागी नक्सल शब्द उन्होंने दिया, एक अवधारणा दी एक तरह से। शब्द क्या है, इसके पीछे एक पूरी अवधारणा है जो उन्होंने एक अवधारणा दी है। आज उनका जो भाषण शुरू हुआ तब आप देखिए, एक तो जो बाकी जो देह भंगिमा और भाव भंगिमा पढ़ने वाले लोग होंगे वो भी अपने तरह से एनालिसिस कर रहे होंगे, लेकिन भाषण हाई पिच पर था जब शुरू हुआ। उसके 2-3 मिनट के बाद ही भाषण हाई पिच पर चला गया था प्राइम मिनिस्टर का।
उन्होंने जो शुरुआती बातें कही, जो जिस समय वो एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे थे, जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया हम लोगों ने, उस समय भी उन्होंने एक बात कही कि भय पैदा करने वाले लोग थे समाज में। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने भय पैदा किया, जिन्होंने लोगों को आश्वस्त करने के बजाय लोगों को डराना शुरू किया कि में गैस खत्म हो ये जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, भारत कहां से करेगा, भारत के पास तो आता ही नहीं है। तो इससे उन्होंने नहीं, सुनामी आने वाली, हाँ, इससे उन्होंने सुनामी आने वाली, पेट्रोल पंप पे लाइनें लग तो जाएंगी। यहीं से यहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये शुरुआती 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, जो जाकर के अंत में दिमागी नक्सल पर पहुंचा, ये वही लोग, मतलब उन्हीं लोगों की तरफ ये इशारा भी था कि आप सरकार में, सरकार के प्रयासों में भारत की अपनी जो क्षमता है उसमें भरोसा करने, उस पर यकीन करने, लोगों को आश्वस्त करने कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, या आएगी भी तो भारत उसको झेल लेगा, भारत उसका मुकाबला कर लेगा। ये आश्वस्त करने के बजाय आपने डराना शुरू किया। पहले वो भी अराजकता फैलाने की एक बात होती है, जब आप डराने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डराने की, आप कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले अपने भाषण में कहा, अभी कौन सा भाषण था वो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ समस्या मत उठाइए, समाधान का भी पार्ट बनिए। तो समारोह था, हाँ, तो IIT वाले में, तो आप समाधान का पार्ट जो नहीं बनने की कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो सरकार से कि सरकार जो कर रही है उससे समाधान निकल ही जाएगा, लेकिन आपको किसी तरह से पार्ट होना है, उसमें कुछ पॉजिटिव आपको सजेशंस अगर देने हैं तो देने चाहिए। वो नहीं हो रहा था। तो जो निगेटिविटी फैलाई गई, जो डर दिखाने की कोशिश की गई, फिर उसी बात को आगे आकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो दिमागी नक्सल है, तो एक चीज अजीत जी, आपकी बात जो कह रहे हैं, ये दोनों में थोड़ा मुझे लगता है हमको अंतर करना चाहिए, नकारात्मकता फैलाने वाला और जिसको नक्सल कहते हैं। जब हम किसी को नक्सल कहते हैं, एक बस जब हम किसी को नक्सल कहते हैं, नक्सल लगभग दुश्मन ही है। जब आप नक्सल किसी को मानने लगते हैं या कहते हैं, इसका मतलब हम जो भी हैं, हमने जो भी आज तक हासिल किया, ये व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। यही मतलब है। यही शुरुआत इसी से हुई थी। लेकिन वो नकारात्मकता फैलाने वाले से हाई डिग्री वाला आदमी है। नकारात्मकता फैलाना, एक डर मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया। नक्सल बोलते ही आपके दिमाग में जो तस्वीर आ जाती है वही कि कौन हो सकता है, वो बिल्डअप कौन किया लोग उन्होंने। हाँ, उन्होंने बिल्डअप किया वहां से उन्होंने बिल्डअप किया। और नक्सलिज्म जो अगर आप रूढ़ अर्थों में एकदम देखेंगे तो एक तो जगह से शुरू हुआ, लेकिन उसमें विध्वंस और हिंसा जुड़ा हुआ है, और देश की जो सारी व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, उस पर यकीन नहीं है हमको। एग्जैक्टली। तो यहाँ से एंटी डेमोक्रेटिक है सबसे बड़ी बात। हाँ। वो तो मानते थे कि भाई ये चुनाव बेकार की बात है, हाँ। सत्ता तो जो है बंदूक की नली से निकलती है, जो माओ का सिद्धांत था। तो ये विध्वंस, नष्ट करना, जो व्यवस्था है, जो संविधान है, उस पर यकीन नहीं करना, उसको लेकर के निगेटिव धारणा बनाना, उसको नष्ट करने की कोशिश करना, ये अब परिभाषा पूछेंगे तो इस तरह से परिभाषित करेंगे, लेकिन फिर उसको रूपक की तरह जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम चीजें उसमें। मैं डायरेक्टली पूछता हूं आपसे, अब इसमें आप राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को कहां रखेंगे? दोनों संविधान की बात करते हैं। जो राहुल गांधी ने कभी ये तो नहीं, वो कहते हैं संस्थाएं विफल हो गई या कैप्चर हो गई, पॉकेट बुक चल रहा है, लेकिन संविधान तो है। जो बात कह रहे हैं संविधान के दायरे में कह रहे हैं, ऐसा वही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे आप हैं। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितनी रिजीम चेंज हुई है, उनके लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है वो एक जेन्युइन मुद्दे से शुरू हुआ है। अगर ये कहा जाए कि सच बोलना चाहिए तो कौन विरोध करेगा? तो समर्थन करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। उसके बाद आपका एजेंडा शुरू होता है। लेटेस्ट देखिए जंतर मंतर, ये दीपके को देखिए, मुद्दा क्या उठाया? नीट में एग्जाम पेपर लीक हो गया, उससे कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों को परेशानी हुई। ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा था, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता था, लेकिन उसके पीछे उनका एजेंडा दूसरा था। उनको न नीट पेपर लीक से मतलब था, न उन स्टूडेंट से मतलब था, उनको अपना एजेंडा चलाना था। पार्टी बना, और उन पार्टी बना, पहले तो मना किया, अब मान लिया कि बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हथियार जो है नैरेटिव का, वो सोशल मीडिया है, जो हमारे आपके हाथ में, हमारे आपके मतलब भारत के हाथ में नहीं है, विदेशी ताकतों के हाथ में है। और मेटा ने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लेकर इनके बदला है, एल्गोरिथम के जरिए इनकी बातों को बढ़ाया, हमने एम्पलीफाई किया। तो वो समस्या वो है, उससे निपटने की है। इस पर तो अनंत जी आपने पूरा एक लेख भी लिखा कि किस तरीके से जंतर मंतर वाला आंदोलन और झारखंड वाला आंदोलन कैसे दो अलग अलग खांचों में दिखाई दे रहा है। वो तो साफ स्पष्ट है ना, हमारे सामने समानांतर दो आंदोलन हुए। एक जंतर मंतर पर हुआ जिसे मैं अर्बन फेनोमेना कहता हूँ, और एक झारखंड में हुआ जिसे मैं रूरल कहता हूँ।
जंतर मंतर वाले को जिस प्रकार से अमेरिका की कंपनियों ने, मेटा ने आगे बढ़ाया, वो स्पष्ट है, उसको एल्गो बदला गया। मैं सिर्फ फिल्म और पर्यटन 2 चीज इंस्टाग्राम पर देखता हूं, लेकिन 7 दिनों तक हमारे इंस्टाग्राम पर सिर्फ जंतर मंतर आता रहा। तो हल्के से बदलाव अगर आप एल्गोरिदम में कर देंगे तो आप कुछ भी करा ले सकते हैं। ठीक है सर। और ये इसका छोटा सा उदाहरण, ट्रंप चूंकि आपके फेवरेट विषय है, हाँ जी, इसलिए हाँ मैं जी। बता दूं कि ट्रंप जब दूसरा टर्म लड़ रहे थे तो आपको याद होगा कि 4 या 5 महीने पहले उनके ट्वीट्स को बाधित किया गया था, और उसके बाद जब वो व्हाइट हाउस वाला कांड हुआ हारने के बाद तो उसको बैन कर दिया गया। ये अनायास नहीं है कि ट्रंप के मित्र ने ट्विटर ही खरीद लिया। हाँ बिल्कुल, उससे पहले जो इनके सीईओ थे, जैक क्या नाम था, उन्होंने स्वीकार किया था इस बात। मैं वही कह रहा हूं। तो अब ये पूरा, अब इस पर निर्भर करता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, आपके कंसेंट का निर्माण किया जा रहा है, वो भी ठीक है दिमागी सर, नक्शा आगे बात और कर लेंगे इस पर।